नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मलिक। जीएस के सेक्शन पॉलिटी के क्रम में आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। ये एक ऐसा विषय है जो अगर हम किसी भी अच्छे एग्जाम में जाते हैं, जैसे यूपीएससी परी है, कोई भी स्टेट पीसीएस है, जैसे यूपी पीसीएस है, एचसीएस है या आरएएस है, तो दोस्तों यहाँ से हर बार पॉलिटी के सेक्शन में कोई ना कोई सवाल आने की संभावना 100% रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आज तक हमें ये प्रस्तावना पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन जिस भी टीचर ने इसको पढ़ाया उसने केवल 2-4 बात बताई और निकल गया। तो दोस्तों इस प्रस्तावना को हम यहां से पढ़ेंगे, इसका एक एक वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों केवल इसका जर्नल डिस्क्रिप्शन था। अब हम जानेंगे यहाँ क्या क्या पढ़ सकते हैं, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। यह प्रस्तावना प्रत्येक देश के संविधान के सबसे पहले हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। उस प्रस्तावना में हमें उस संविधान की मुख्य आत्मा यानी कि उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में प्रकाश डाला जाता है कि उस संविधान में अंदर क्या मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रस्तावना के बारे में। जो भारत की प्रस्तावना है उसका मुख्य स्रोत क्या था, उसका लेने का कारण क्या था और कहां से लिया गया है। दोस्तों भारत की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को बहुत सारे विद्वानों ने उधार का थैला भी कहा है। उस उधार का थैला क्यों कहा था? क्योंकि हमने विदेशों के या जो दूसरे अन्य संविधान से वहां से हमने उनकी अच्छी बातें को या वो बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी उसको अपने संविधान के अनुसार ढालकर, अपनी कंडीशंस के अनुसार ढालकर अपने संविधान में शामिल किया है। उसमें पहला क्रम है प्रस्तावना का। यह प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। दोस्तों यहाँ भी जिस भी वर्ड की हम बात करेंगे और जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा उनको सब एक जगह मिलाकर चलेंगे हम। बात हुई प्रस्तावना, इसका स्रोत क्या है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब अमेरिका के बारे में ही विश्व का पहला लिखित संविधान है और बार बार सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ। तो दोस्तों ये 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्र हुआ, नहीं 1776 को।
1776 को स्वतंत्र हुआ। यानी कि वो समय जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश बनने के शुरुआती समय में थे, उस समय अमेरिका उनसे आजाद हो गया था। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये था हमारा विदेशी स्रोत। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना है क्या? जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा तो उसमें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है, जिसे कब शामिल किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पारित किया गया। तो दोस्तों, ये फैक्ट हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान में कब शामिल की गई? तो ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसी के साथ यह प्रस्तावना हमारे संविधान में संशोधित रूप में शामिल हुई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस प्रस्तावना में ऐसा क्या दिया है जिसको हम अपने संविधान की आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे भारतीय प्रस्तावना में क्या दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि यहां से पहला सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में समस्त शक्तियों का केंद्र किसे बताया गया है? यानी कि संविधान के अनुसार देश की सभी शक्तियां किसके पास हैं? तो दोस्तों, हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन, पहले शब्द हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान सभा बनी थी वो केवल कैंडिडेट थे जो भारत के लोगों द्वारा चुन कर आए थे, तो वो आवाज बताई गई है भारत की जनता की। तो पहला सवाल बनता है, संविधान में समस्त शक्तियां किसके पास है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर पहला सवाल, संविधान में समस्त शक्तियों का केंद्र किसको बताया गया है? तो ये है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता। इसका आंसर होगा भारत की जनता के पास, या अगर ऑप्शन में है तो हम भारत के लोगों के पास। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट प्रस्तावना का। अब इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि हम जनता अपने देश को, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, दूसरा वर्ड है समाजवादी, तीसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष, चौथा वर्ड है लोकतांत्रिक, और पांचवा वर्ड है गणराज्य।
तो दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले हम इसको समझेंगे प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसा देश जिसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण ना हो, वह अपने आंतरिक तथा बाह्य बाहरी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसको बोलेंगे प्रभुत्व संपन्न। यानी कि वो देश किसी भी निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। तो भारत के लोगों ने भारत को कैसा देश बनाने के लिए संविधान बनाया? प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी, यहां इसको हम तोड़ेंगे समाज प्लस वाद, और यहाँ की सरकार है वो कैसी होगी? समाजवाद को मानेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी। यानी एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसके अंतर्गत जो भी सरकार काम करेगी वो केवल और केवल उसका लक्ष्य जनता की भलाई करना होगा, ना कि पूंजीवादों की भलाई करना होगा। तो दोस्तों, आज भी हमारे देश में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी स्कीम चालू होती है, तो उसका आखिरी मकसद क्या होता है? कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, इसी को समाजवादी बोला जाता है। और हमारे भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय देश है जो वो किस प्रकार के समाजवाद का अनुसरण करता है, तो उसमें आएगा समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, पूंजीवादी या अन्य। तो दोस्तों, हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इन पे काम करता है। सर्वजन हिताय मतलब सभी आदमियों का भला हो और सभी लोग यानी कि यहाँ की जनता सुख में रहे, इस प्रकार के समाजवाद के ऊपर हमारा संविधान काम करता है। और दोस्तों, ये समाजवादी जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस मूल प्रस्ताविका में या उद्देशिका में ये शब्द नहीं था। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष हमें क्या बताता है? यह हमें बताएगा धर्म के बारे में। पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी देश की सरकार समाज के लिए किस प्रकार से काम करेगी, उस देश का क्या धर्म होगा, तो उस धर्म के लिए परिभाषित किया गया हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष। यानी कि एक ऐसा देश जिसका कोई धर्म ना हो, यानी कि जो किसी धर्म यानी जिसका कोई धर्म ना हो, इसका सही डेफिनेशन लिखेंगे, जिसका कोई धर्म नहीं हो। यानी कि हमारा देश कैसा बनाया है? पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई धर्म नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश में कोई धर्म नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि जो सरकार है वो सभी धर्मों को समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराएगी और सबको एक नजर से देखेगी।
तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि एक ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो, वो एक धर्म के अनुसरण ना करे, लेकिन वह देश में सभी धर्मों को समान रूप से संसाधन अवेलेबल कराएगी और उसका कोई धर्म अपना नहीं होगा, ना ही वो किसी सरकारी कार्य में किसी एक धर्म के प्रति कोई नैरो दृष्टिकोण रखेगी। और दोस्तों पंथ निरपेक्ष यह शब्द भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला शब्द है लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों का तंत्र। तो अगला डेफिनेशन हम देखेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का शासन, यानी कि देश की सरकार लोगों के द्वारा चलाई जाएगी। अब ऐसा तो हो नहीं कि 130 करोड़ लोग हैं वो पूरे के पूरे सरकार चलाएंगे। वो अपना सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उन प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। तो इसलिए हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करते हैं। तो दोस्तों ये है लोगों का शासन। दूसरा शब्द है दोस्तों इसमें लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। दोस्तों लोकतंत्र में एक कोटेशन है कि जो लोकतंत्र है वह उस देश के लोगों के चरित्र को दिखाता है। यानी कि चरित्र को क्यों दिखाता है, क्यों स्पष्ट करता है, क्योंकि जितने जनता या आम आदमी ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में हिस्सा लेगा उस लोकतंत्र की गुणवत्ता उतनी सुधरेगी। इसलिए किसी भी देश के लोकतंत्र को उस देश की जनता के दृष्टिकोण का आईना बताया गया है। तो दोस्तों अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य को हम ऐसे समझेंगे गण प्लस राज्य, यानी कि जो गण है उसका मतलब है जनता, यानी कि जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वो परंपरा के द्वारा सिलेक्ट होकर आएगा। तो दोस्तों यानी कि भारत का राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये दृष्टिकोण था संविधान सभा के सदस्यों का। तो उन्होंने अपने भारत देश के लोगों की आवाज में, इसको हम दोबारा से देखेंगे, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दृष्टिकोण था। तो दोस्तों ये हमारा एक संरचना है बेसिक। अब इसमें हमें क्या मिलेगा दोस्तों, प्रस्तावना में हम मुख्य रूप से भारतीय संविधान के दृष्टिकोण को पढ़ते हैं, उसकी कुंजी क्या है उसको पढ़ते हैं। एक बार प्रस्तावना को अच्छी से पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाता है कि हमारा उस किताब के अंदर जब उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिल सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान की मुख्य मुख्य बातें सभी लिखी गई हैं। अब उसी का डिस्कशन हम आगे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप होगा कि हमारा राष्ट्र कैसा होगा। अब वह राष्ट्र लोगों को क्या देगा, तो आगे लिखा है वह समस्त नागरिकों को न्याय देगा। कैसा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों नागरिकों को कौन से अधिकार होंगे उसके बारे में भी बताया है कि वह
देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता की बात हम इससे आगे करेंगे। सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो दोस्तों सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के न्याय हैं, इसको याद करना है और इसका क्रम भी पूछता है। सबसे पहले सामाजिक, सबसे पहले आर्थिक और सबसे पहले राजनीतिक। इसको याद कैसे करेंगे हम? किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनता चाहिएगी, यानी कि समाज चाहिएगा। समाज बनेगा, उस समाज को चलाने के लिए हमें धन चाहिएगा, संसाधन चाहिएंगे, तो अर्थ बनेगा, यानी कि आर्थिक। और जब हमारे पास समाज भी होगा, पैसा भी होगा, अब उसको रेगुलेट करने के लिए हमें राजनीति भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, तो हमें राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय का मतलब है दोस्तों कि भारत सरकार कोई भी संसाधन या कोई भी जो स्कीम है वो जो अगर देश में चलाती है तो उसका फायदा समाज के बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यानी कि समाज, सरकार की नजरों में समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान है तथा उसका संसाधनों पर पूरा का पूरा समान अधिकार है। यह हमें सामाजिक न्याय के बारे में बताता है। अगली बात है आर्थिक, यानी कि देश में आर्थिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक आधार पर किसी को किसी भी संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी प्राकृतिक रूप से चीजें हमें मिली हैं उसको प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब दोस्तों कि सरकार व राजनीति के लिए सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलेंगे। जैसे दोस्तों आज हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं, चाहे वह विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। तो आम इलेक्शन होते हैं, तो दोस्तों उसमें कोई भी आम नागरिक अपना निर्दलीय पर्चा भर सकता है, कोई भी उस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों यही हमारा राजनीतिक अधिकार है, यानी कि किसी भी नागरिक को हम विशेष रूप से अपने राजनीति के लिए वंचित नहीं कर सकते। अब इनको हम देखेंगे कि जो अगर हमें ये न्याय दिए गए हैं और हम इन न्याय से वंचित हो जाते हैं तो हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय हमें किन माध्यमों से प्राप्त है। तो दोस्तों जब हम पूरा संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय की गारंटी हमें भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है। अगर किसी को सामाजिक न्याय नहीं मिलता है तो वह मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से हम अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो दूसरा है हमारा आर्थिक न्याय। दोस्तों इसके लिए नीति निदेशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, यहां तक हमें नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नीति निदेशक तत्वों को हम कोर्ट में जाकर नहीं ले सकते, लेकिन सरकार कोई भी नीति बनाती है तो वह नीति निदेशक तत्वों के लिए प्रीफरेंस में लेकर चलती है। तो दोस्तों आर्थिक न्याय हमें मिलेगा नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से, सामाजिक न्याय के लिए
मूल अधिकार भी हैं और नीति निदेशक तत्व भी हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। दोस्तों, राजनीतिक न्याय हमें मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और निर्वाचन आयोग, ये तीन संस्थाएं हैं, यानी कि संविधान के तीन भाग हैं जो कि हमें राजनीतिक न्याय की गारंटी देते हैं। अब यहां से सवाल कैसे पूछा जा सकता है? 2 से 3 प्रकार से केवल यहीं से सवाल पूछा जाता है, पीसीएस प्री में, यूपीएससी प्री में या मेंस में। क्या पूछा जाएगा कि हमें प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है? 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों, एक सवाल आता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सम्मिलित रूप से वितरण न्याय भी कहते हैं। ये याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट किसी भी पीसीएस में पूछा जा सकता है, वितरण न्याय में निम्नलिखित में से कौन कौन से न्याय शामिल हैं? तो दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सम्मिलित रूप से वितरण न्याय भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब इनसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? इससे पूछा जाएगा कि सामाजिक न्याय नामक शब्द, इसके बारे में हमें भारतीय संविधान में कहां-कहां से जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, हमें सबसे पहले सामाजिक न्याय, इसके बारे में लिखना है कि यह सबसे पहले इसका जिक्र हमारा किया गया है प्रस्तावना में, उसके बाद इसका जिक्र किया गया है मूल अधिकार में, उसके बाद इसका जिक्र किया गया है नीति निदेशक तत्वों में। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय की टर्म यूज है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में और नीति निदेशक तत्व में। इसी प्रकार से आर्थिक न्याय हमारा नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना में। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, निर्वाचन आयोग और देश की प्रस्तावना में। दोस्तों, इन चीजों के अलावा, इन भागों के अलावा भारतीय संविधान में इनका कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आने वाली एज के लिए प्रश्न है, क्योंकि आज तक कितने एग्जाम हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब वो नया तो कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हमारा संशोधन हुआ था कब? 1976 में। उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या बदलाव हो सकता है? सामाजिक न्याय कहां कहां हमें उल्लेख मिलेगा? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निदेशक तत्व में। आर्थिक न्याय नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना में। राजनीतिक न्याय मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और निर्वाचन आयोग और प्रस्तावना। तो दोस्तों, ये टर्म हमें बताती हैं कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को किस प्रकार के न्याय की उल्लेखित करता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों, कम से कम 2 बार जो, अगर आपको आप इन जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके जो आपको नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको केवल लेक्चर को सुनना है, बड़े ध्यान से, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसको 2 बार सुने। जो अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है तो नोट्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता कैसी बताई गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
यानी कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। यहाँ पहला ही हमारा सवाल बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे हमने न्याय की बात समझी कि न्याय में समाज, यानी समाज किससे बनेगा? लोगों से बनेगा। लोगों का जीवन यापन किससे चलेगा? पैसे से चलेगा, यानी कि अर्थ से चलेगा। आर्थिक न्याय चाहिए उनको। दूसरा, तीसरी बात राजनीति की, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास समाज है, बहुत सारे लोग हैं, संसाधन है। अब उन संसाधनों को चलाने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार किससे बनेगी? राजनीतिक अधिकारों से। तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार के न्याय हमें क्रम वाइज पढ़ने हैं, अपने आप से जोड़ के पढ़ने हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों आप कोई भी देख लीजिए, अभी अपने 4 से 5 साल में लास्ट में हमें बहुत सारे धर्म गुरुओं के बारे में जानने में मिला, तो हम उनका कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। हम मान लीजिए किसी भी धार्मिक बाबा जो आजकल जिनका निवास स्थान किसी ना किसी जेल की 4 दीवारियों में है, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया? मतलब वो लोग इतनी आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि दोस्तों हमें स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। देखो किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी आप मान लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? विचार आएगा। अब विचार आएगा तो दोस्तों विचार की स्वतंत्रता है। हम किसी भी के आदमी के विचार के बारे में कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो विचार आएगा तो वो अभिव्यक्त करेगा, यानी कि वो बोलेगा। मान लीजिए अभी आपने बोला, अभी हमारे सामने क्या सिचुएशन है? कोरोना की सिचुएशन है। तो दोस्तों अभी धर्म का मुद्दा भी उठा था, मंदिरों का मुद्दा भी उठा था, मस्जिदों का मुद्दा भी उठा था, जिनको बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों लेकिन उनको खोल दिया गया है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर विचार आएगा, विचार के बाद वह उसको बोलेगा। बोलेगा यानी अभिव्यक्त करेगा। अभिव्यक्त करेगा तो लोगों वह अपने विचारों पर विश्वास भी करेगा। जैसे हम नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करते हैं, या अब हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो आडंबरकारी बाबा थे, जिन्होंने देश को बहकावे में लिया, अपने पीछे जनता को लगाया। उनके अंदर एक विचार आया, किसका? किसी भी चीज के बारे में पहले विचार आया, उसको बोला, लोगों ने उस पर विश्वास किया। अब लोगों ने उस पर विश्वास किया तो वो क्या बन गया? धर्म। किसी व्यक्ति ने अपना विचार दिया, उसको बोला, तो लोगों ने उस पर विश्वास किया, विश्वास किया तो बन गया धर्म, और धर्म बन गया तो उसकी करने लगे उपासना। तो दोस्तों ना तो हम किसी के विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसकी अभिव्यक्ति पर, ना उसके विश्वास पर। कोई भी आदमी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है, ना ही हम किसी के धर्म के ऊपर हम कोई कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था पंथ निरपेक्ष। हमारा जो देश का संविधान है वह किसी भी धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। उसकी नजर में कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये उपासना करेगा, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों अब ये स्वतंत्रता हमें संविधान के किस भाग में निश्चित की गई है? तो दोस्तों हमें स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के तहत हमें स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन इन अधिकारों को हम कुछ समय के लिए सीमित भी कर सकते हैं, जिसका उल्लेख हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे इमरजेंसी लगती है, इस आधार पर हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं, इनको सीमित कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से हमें ये 5 स्वतंत्रता जिनका प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसकी गारंटी कौन देता है? मूल अधिकार देते हैं। तो दोस्तों
यहाँ भी एक सवाल बन सकता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख कहां कहां मिलता है, तो इसका हम लिखेंगे मूल अधिकार और प्रस्तावना में। ये दोस्तों, ये मैं बॉक्स कर रहा हूं, इनको याद रखना हमेशा। मूल अधिकार और प्रस्तावना में हमें स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। आगे हमारा जिक्र है, यानी कि हम भारत के लोग, हम सभी लोग मिलकर भारत के लोगों के लिए एक देश बनाते हैं। कैसा, वो देश का स्वरूप कैसा होगा? हमने सबसे पहले सुना कि वह देश एक प्रभुत्व संपन्न होगा, उसका हमने पढ़ा। पंथ निरपेक्ष होगा, वह भी हमने जाना क्या होता है। वह लोकतांत्रिक होगा, वह उसके बाद गणराज्य होगा। तो ये लोगों ने लोगों के लिए दिया और आगे बताया गया, तथा समस्त नागरिकों को अधिकार मिलेंगे। कौन से? हमने न्याय देखा, हमें न्याय मिलेगा। हमने स्वतंत्रता देखी, स्वतंत्रता मिलेगी। अगला हम जिक्र करते हैं अवसर व प्रतिष्ठा की समता। आगे हम बात करते हैं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया है कि उसने गारंटी दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं उसके लिए अवसर की क्षमता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संसाधन या अवसर के लिए समान माना जाएगा, वह उसके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ये हमें अवसर की क्षमता के बारे में बताता है। इन दोनों चीजों का उल्लेख हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें इनकी गारंटी दी गई है। यहाँ केवल बताया गया है कि हमें अवसर की क्षमता मिलेगी और प्रतिष्ठा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। जो अगर हम किसी भी व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें कानून दिए गए हैं, हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इस टर्म को हमें अधिकार कौन देता है? तो दोस्तों ये हमें अधिकार देंगे नीति निर्देश मूल अधिकार। इसका विवरण हमें मिलेगा मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और अनुच्छेद 325 तथा 326। इन तीन भागों में हमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, यानी कि जो इस शब्द है समता, समता शब्द का उल्लेख हमें मिलेगा मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 325 और 26 में। मूल अधिकार हमें गारंटी देते हैं, यानी कि जो अगर हमें किसी प्रकार की समता प्राप्त नहीं होती है या हमें असमानता मिलती है समाज में, तो दोस्तों मूल अधिकारों के तहत हम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अब ये वाद योग्य यानी कि न्यायालय में जाने योग्य है या नहीं है, इसका बारे में उल्लेख हम थोड़ी सी देर में करेंगे। तो दोस्तों समता, अब यहां एक शब्द और यूज होता है हमारा बंधुता। बंधुता इसका अर्थ है भाईचारा। तो दोस्तों यानी कि सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना रखेंगे तथा देश की गरिमा व अखंडता को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे शब्द थे जो हमारे यूज हुए हैं प्रस्तावना में। तो दोस्तों अब प्रस्तावना के बारे में हम फैक्ट देखेंगे। जो बंधुता शब्द है
ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह हमें मिलता है, बंधुता शब्द का उल्लेख हमें मिलेगा मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में और इसके आगे अनुच्छेद 1। यानी कि बंधुता यानी कि हम किसी भी, पूरी लाइन हम पढ़ते हैं तो हम यहां पर देश की गरिमा एवं अखंडता के लिए आपस में बंधुत्व रखेंगे, यानी कि भाईचारे की भावना रखेंगे। तो दोस्तों इनका उल्लेख मिलता है हमें मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में और अनुच्छेद 1 में। तो दोस्तों अब हम यहाँ बात करते हैं कि समता शब्द हमें संविधान के किन किन भागों में पढ़ने को मिलता है या कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 325 व 26 और भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। जो अगर समता शब्द पूछेगा कहाँ कहाँ उल्लेख है तो इसमें प्रस्तावना जोड़ देंगे, और बंधुता, भाईचारा, गरिमा एवं अखंडता इनमें पूछेगा तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 1 और प्रस्तावना। दोस्तों इस साल कोई भी पीसीएस का पेपर होता है या यूपीएससी प्री होता है, और जो अगर उसमें भारतीय संविधान से और प्रस्तावना से जो अगर कोई टॉपिक पूछना चाहता है तो आपको प्रस्तावना में इससे अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और सोल्व कीजिए। अब हम यहाँ आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि बार बार किसी भी छोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बड़े एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों हमने न्याय में बात की थी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। दोस्तों इनका स्रोत क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने लिया है रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी। तो हमें पूछा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की टर्म्स या इनका उल्लेख हमें विश्व के कौन सी क्रांति से लिया गया है? तो रूसी क्रांति 1917। और इसी के साथ हमने और शब्द पढ़े तो दोस्तों स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। ये 3 शब्द हमने कहां से लिए हैं? ये लिए हैं, एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में दोस्तों, वो हुई थी 1789 में। तो इसको देखेंगे हम 1789। ये बार बार पूछा जाता है छोटे एग्जाम में भी, पीसीएस में भी। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता ये शब्द कहां से लिए हैं? फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 में। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति 1917 में। तो दोस्तों विदेशी स्रोत हमारे पास 3 हो गए। क्या? सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यह हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय यह हमने लिया है रूसी क्रांति से। और स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता ये टर्म्स हमने लिए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो दोस्तों इतना उल्लेख हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। और यह प्रस्तावना आगे लिखा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत
अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया, यानी कि लागू नहीं किया केवल इसके कुछ अंश को। यानी कि दोस्तों प्रस्तावना कब लागू हो गई? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसको हमने अंगीकृत किया था उस दिन संविधान को, यानी कि संविधान को पास किया था। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके केवल कुछ भागों को हमने इसी दिन लागू कर दिया था, जिसको हमने बताया था आपको पहले चैप्टर में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे भारतीय प्रस्तावना के बारे में कुछ विविध तथ्य है। जो ये अभी हमने केवल पढ़ा था प्रस्तावना का डिस्क्रिप्शन। दोस्तों इस प्रस्तावना के डिस्क्रिप्शन में आप बहुत सारे संविधान की टर्म्स को पढ़ा है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हमारी अगली कक्षाएं होंगी, तो उसमें इन टर्म्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन आता है दोस्तों बार बार कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने भारतीय प्रस्तावना में क्या जोड़ा? पहला, समाजवाद। नंबर 2, पंथ निरपेक्ष। और नंबर 3, अखंडता। दोस्तों ये शब्द हमने जोड़े 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसी क्रम में हमें याद करने हैं सबसे पहले समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। सीरीज में पूछा जाता है कि आप क्रमवार बताइए कि क्या क्या जोड़ा गया। सबसे पहले समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता शब्द हमें जोड़ा गया। तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब इस 42वें संविधान संशोधन का आधार क्या था? केवल आज तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों ये एक बार हुआ है। और एक ही बार क्यों हुआ, कितने संशोधन हुए हैं? दोस्तों इसका आधार पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1960 में एक केस आया था बेरुबारी वर्सेस संघ, यानी कि देश सरकार के और बेरोजगारी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस में राय ली थी अनुच्छेद 143 के तहत। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन पारित हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको कानून नहीं बनाया। दोस्तों इसमें क्या था? इसमें बताया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है और इसलिए इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। तो इस बारे में पहला केस है बेरोजगारी वर्सेस संघ 1960 में, ये हम याद रखेंगे। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। तो दोस्तों जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। हमारी संसद केवल संविधान को संशोधित कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय को पलट दिया। कब? 1973 में केशवानंद भारती बनाम संघ, यानी वर्ती। केशवानंद भारती मामला कब हुआ? 1973 में। दोस्तों यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। बेरुबारी मामला कब सामने आया? 1960 में। केशवानंद भारती मामला कब आया? 1973 में। तो दोस्तों 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इस फैसले को पलट दिया और उसने बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और जो अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, 1973 में ये फैसला आया और इसी आधार पर 1976 में हमें 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों, इसमें कहा गया था कि हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, प्रस्तावना में केवल इतना ही, मेरी तरफ से प्रस्तावना पूरी कंप्लीट करा दी गई है। तो देखते रहिए जीएस पॉलिटी बाय परवीन मलिक। धन्यवाद।